ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जिलों में बन रहे फर्जी आधार कार्ड की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई ने 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले को राजस्थान सरकार ने 9 जुलाई को केंद्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया था। देखिए रिपोर्ट। फर्जी आधार कार्ड मामले में सीबीआई जांच शुरू। 25,000 में फर्जी आधार कार्ड बनने का खुलासा। बांग्लादेशी लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनवाए। न्यूज 18 राजस्थान ने हाल ही में एक रिपोर्ट के जरिए दिखाया था कि कैसे सांचौर में पाकिस्तान बॉर्डर से सटी सीमाओं पर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, जिनमें छोटे बच्चों के फिंगरप्रिंट और रेटिना को स्कैन का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मामले में सीबीआई ने अब जांच तेज कर दी है। राजस्थान में कथित तौर पर 25,000 रुपए में जाली दस्तावेजों और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह के 3 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने कहा कि बड़े पैमाने पर चल रहे इस रैकेट की शुरुआती जांच में सामने आया है कि फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए स्कूली बच्चों की उंगलियों के निशान और रेटिना स्कैन के साथ साथ पैर की उंगलियों के निशान का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मामले में राजस्थान सरकार ने 9 जुलाई को केंद्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित कर दिया था। विभाग ने 30 जुलाई को सीबीआई को भेज दिया था। उसके बाद सीबीआई ने डुंगरी निवासी गणपत सिंह जाट, तोगाराम जाट और कन्हैया लाल प्रजापत के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक ये तीनों कथित तौर पर उनकी ई-मित्र आईडी और आधार कार्ड से आधार कार्ड बना रहे थे। फर्जी आधार कार्ड मामले में सरकार अभी सख्त नजर आ रही है। मामला विधानसभा में उठने के बाद सरकार ने भी पिछले 1 साल में बने फर्जी आधार कार्ड की जांच करवाने का फैसला लिया है। सभी जिला कलेक्टर को मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दे रखे हैं। फर्जी आधार कार्ड का मामला इसलिए भी चिंता का सबब है क्योंकि सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ की घटनाएं सामने आती रही हैं। शक है कि इस फर्जीवाड़े की जड़ें देश के दुश्मनों तक न फैली हो। फर्जी आधार कार्ड मामले में सीबीआई ने अब एंट्री कर दी है और सीबीआई की एंट्री के बाद में 3 आरोपियों को नामजद करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। देखने वाली बात यह है कि हालांकि 3 आरोपी अभी भी जो है फरार हैं और मौके पर जो है ये मित्र को सीज कर दिया गया है। वहीं सीबीआई ने जो है पिछले 1 साल में कितने आधार कार्ड बनाए उसको लेकर जो है जांच कमेटी बनाई गई है और इसको जो है अब जितने आधार कार्ड बने उनका जो है भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। हालांकि पूरा विषय जांच का है, जांच के बाद ही इसका जो खुलासा हो पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए। 12 में एक दिन की बरसात लोगों के लिए मुसीबत बनकर के सामने आई है। नगर परिषद की लापरवाही के चलते अब बारिश के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई कॉलोनियों में नालियां और सड़कें न होने के चलते घरों के बाहर खाली जगह दरिया बन गए हैं और ऐसे में इन खाली प्लॉटों में छोटे बच्चों के डूबने का डर बना रहता है। वहीं जहरीले सांप और अन्य कीड़े भी पानी में नजर आ जाते हैं। कृष्णा नगर की भी जो है कमोबेश यही हालात हैं। वार्ड नंबर 3 के इस कॉलोनी में लोगों के घरों के सामने खाली प्लॉट और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों को घरों से मुख्य सड़क तक जाने के लिए पानी में से 3-3 फीट होकर के गुजरना पड़ रहा है। परिजन अपने छोटे बच्चों को कंधों और गोदी पर बिठा करके ये रास्ता पार करते हुए दिखे। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाना, आप देखिए लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। 12 नगर परिषद भले ही लाख दावे करे बारिश से निजात दिलाने की, जल भराव से निजात दिलाने की, लेकिन उन दावों की पोल ये गली अकेले करने के लिए काफ़ी है। ये कृष्णा नगर का इलाका है और यहाँ पर देख सकते हैं दर्जनों मकान हैं, लेकिन ये मकानों के आगे जो है वो 3-3, 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ जो लोग हैं वो उनको इस गंदे नाले के पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। यहाँ जो पहली बार नहीं है ऐसा कि पहले नहीं हुआ, वो हर साल की दिक्कत है और हर बार जो है लोग गुहार करते हैं प्रशासन से, नगर परिषद से कि कैसे न कैसे इनको निजात दिलाई जाए, लेकिन यहाँ जो है वो सुनने वाला कोई इनकी है नहीं। बात करेंगे, स्थानीय नागरिक हैं हमारे साथ जिनके मकान है यहाँ पर, किस तरह की दिक्कत आती है, कहाँ इन्होंने गुहार लगाई है जी, किस तरह की दिक्कत है यहाँ? दिक्कत क्या है, यहाँ जब भी पानी आता है हमेशा पानी का भरा होता है। जो खाली प्लाट पड़े हुए हैं न तो इन पे कोई किसी प्रकार का कार्य हो रहा है, उसकी वजह से लगातार पानी बढ़ रहा है। जबकि इन प्लाटों का कोई न धन है न दौड़ी, तो नगर परिषद इन पे अपना बोर्ड लगाए ताकि इनको जब्त करके, ये जब्त हो तभी जाके इनके कोई विकास होगा, नहीं तो ये पानी बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर जो जानवर निकलते हैं उससे छोटे बच्चों को डरते हैं, कभी डस ले कुछ कर ले, और यहीं स्कूल जाने के लिए बच्चे फिसल जाते हैं, निकलना नहीं होता।
3-3, 4-4 फीट बरसात में पानी भरता है, सांप सलेटे घूमते हैं, हमें आने जाने में दिक्कत है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, न शासन न प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है ना। बस आपसे कई एक दूसरे पे डाल दी पर वो काम नहीं करते हैं। यहाँ पे बच्चों को ले जाने की समस्या है, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते और पानी का भराव हमेशा ही सांप से लेटे घूमते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। मकानों में पानी। आपके क्या कहाँ तक पानी पहुँच रहा है? हमारे तो मकान भी इधर बैठक ले सकता है। मकान ये बिल्कुल मकान की दीवार देखो वही है क्या मकान, वहाँ पीछे उनके यहाँ जा रहा है एक मकान, अंदर घुस जा रहा है। हाँ अंदर। खबर अजमेर से है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। पहली बारिश के साथ ही सड़कों पर गड्ढों से हादसे का जो खतरा है वो बना हुआ है। साथ ही कई इलाकों में दुर्घटना होने की जानकारी भी सामने आई है। शहर के मुख्य मार्ग कचहरी रोड हो या फिर स्टेशन रोड पर, आपको बता दें कि पृथ्वीराज मार्ग या फिर बाजार के इलाके, जहां पुरानी मंडी की हालत जो है ज्यादा खराब है। आए दिन सड़कें, पाइपलाइन और अन्य केबल डालने के चलते जो है खोद दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद सही नहीं की जाती हैं, जिसके कारण हालात बेहद खराब हो रहे हैं और इस कारण जो है गड्ढे वाली सड़कों पर चलने के लिए लोग मजबूर है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक लापरवाही के चलते यह स्मार्ट सिटी गड्ढों का शहर बन गया है। अजमेर की हालत ऐसी गंभीर हो रही है कि यहाँ टारी लगाने के वैसे नहीं आ रहे निगम के पास में। इस हालत को देखते हुए शहर में आए दिन डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक बरसात के अंदर पूरी इनकी जो राजनीति थी, इतने बड़े बड़े वादे थे, वो सब चीज सामने आ गई पब्लिक के अंदर। तो इन्होंने क्या किया इतने सालों में और क्या हो रहा है ये। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की पिछली कमेटी के कार्यकाल में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कराई गई जांच रिपोर्ट में खेल और खिलाड़ियों के नाम पर भारी अनियमितताएं बरतने से पर्दा उठ रहा है। अब सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। क्रिकेट के भविष्य को संवारने के लिए बनाए गए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में ही क्रिकेट के नाम पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। अक्सर विवादों में रहने वाली पिछली राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी ने अपने कार्यकाल में खेल के मैदान से लेकर खिलाड़ियों के कल्याण तक जमकर भ्रष्टाचार किया है। आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कार्रवाई की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीसीसीआई ने हर साल राजस्थान क्रिकेट के कल्याण के लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया, लेकिन तत्कालीन कमेटी ने आरसीए से संबंध एम्पायर, खिलाड़ी, ग्राउंड स्टाफ को लंबे समय से फीस का भुगतान नहीं किया। ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एक तरफ खेल से जुड़े खिलाड़ी, एम्पायर सहित पूरा स्टाफ एक रुपए को तरसता रहा, वहीं तत्कालीन कमेटी ने नियम विरुद्ध करोड़ों रुपए का भुगतान वकीलों को कर दिया। आरसीए एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बिहारी ने ऑडिट रिपोर्ट में आई आर्थिक, वित्तीय और भ्रष्टाचार के कारनामों की पूरी फहरिस्त तैयार करवा ली है और इस रिपोर्ट को जल्द ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल मंत्री को सौंपेगी। कई मामलों में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज मिली है, हमने भी सीए से जांच करवाई है। कई चीजें ऐसी है जैसे जीएसटी के अंदर जो उस फर्म को काम दिया गया है उसके वो काम मेंशन ही नहीं है। कई फर्मों को एक्सपीरियंस भी नहीं है। कई फर्में ऐसी है जो काम कुछ करती है, उनको काम कुछ दे दिया। इसलिए काफ़ी कुछ इरेगुलरिटीज हैं जिनकी सीए साहब जांच कर रहे हैं और उन इरेगुलरिटीज के हिसाब से एडवोकेट, जो क्रिमिनल एडवोकेट हैं, उनसे सलाह करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से कार्रवाई की गई जांच रिपोर्ट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। क्रिकेट खेल को बेहतर बनाने के नाम पर नए स्टेडियम का निर्माण शुरू से ही भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा किया गया। चौप स्टेडियम के निर्माण का कार्य ऐसी कंपनी को सौंपा गया जिसके पास भवन निर्माण का कोई अनुभव ही नहीं। सड़क निर्माण करने वाली छत्तीसगढ़ की एक कंपनी को पूरे स्टेडियम की निर्माण की जिम्मेदारी नियम विरुद्ध तरीके से सौंप दी गई। स्टेडियम निर्माण के टेंडर से शुरू हुआ भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता रहा
और जो काम कंपनी को 300 करोड़ रुपए के टेंडर में आवंटित किया गया, उसी कंपनी को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने के लिए उसी स्टेडियम के निर्माण काम की लागत बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दी गई। जांच रिपोर्ट में क्रिकेट मैचों के आयोजन में भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। वनडे इंटरनेशनल, इंडियन प्रीमियर लीग और राजस्थान प्रीमियर लीग के आयोजनों में भी बड़ी धांधली की गई है। इन मैचों के लिए तत्कालीन आरसीए कमेटी ने मैचों से संबंधित इवेंट के टेंडर जिन कंपनियों को सौंपे थे, उन कंपनियों ने फर्जी सिस्टर कंसर्न कंपनियों के जरिए काम करवाया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन में हुई इस धांधली में मैचों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बाउंसर्स, स्टेडियम की सजावट, स्टेडियम का रखरखाव, टेंट डेकोरेशन, हाउस कीपिंग के साथ साथ मैचों में मनोरंजन के लिए नाचने वाली चीयर गर्ल्स के कामकाज में भ्रष्टाचार किया गया है। हमें राजस्थान क्रिकेट के भविष्य को जिंदा रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि आरसीए की मान्यता खत्म हो जाए। एफआईआर सबसे सरल और सबसे साफ तरीका है। जो लोग देखिए फाइनेंशियल जो भी करप्शन हुआ है वो किया तो आदमियों ने है ना, और ये कोई मानवीय भूल में शामिल नहीं होगा। बहरहाल राजस्थान क्रिकेट अकेडमी की एडहॉक कमेटी की ओर से पिछली कमेटी के कार्यकाल में हुई वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई। भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों के खिलाफ एडहॉक कमेटी मुकदमा दर्ज करवाएगी। वहीं बीसीसीआई की ओर से खेल और खिलाड़ियों के कल्याण की राशि में हुई लूट खसोट की जांच के लिए केंद्र सरकार की सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों को भी जांच करने के लिए पत्र लिखने की तैयारी की जा रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश भर में इंद्रदेव की मेहरबानी की वजह से भले ही मेघराजा झमाझम बरस रहे हैं, लेकिन इस झमाझम बारिश के दौर में भी पेयजल संकट के कारण जलदाय विभाग के इंजीनियर्स की नींद हराम हो रही है। बिसलपुर बांध के हालात ये हैं, अगर जल्द ही बांध का जलस्तर नहीं सुधरा तो गर्मियों से पहले ही 4 जिलों की आबादी एक एक बूंद को तरस सकती है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, तो कहीं भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं। लेकिन बीसलपुर बांध की प्यास नहीं बुझ पाई है। टोंक और अजमेर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण सभी बांध, तालाब, ताल, नदी, नाले सब उफान पर हैं। लेकिन स्थानीय बारिश का पानी बीसलपुर की प्यास बुझाने में नाकाम रहा है। दरअसल बीसलपुर बांध में पानी का भराव इसके कैचमेंट एरिया के जरिए ही होता है। बांध का कैचमेंट एरिया का क्षेत्रफल चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर, टोंक, केकड़ी जिलों के 27,836 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब इन सभी जिलों में अच्छी बारिश होती है तो कैचमेंट एरिया के माध्यम से बांध में पानी पहुंचता है। कैचमेंट एरिया के बड़े हिस्से को अभी अच्छे मानसून का इंतजार है। बीसलपुर बांध में जल भराव के लिए भीलवाड़ा के मेनाल से निकलने वाली मेनाली नदी, चित्तौड़गढ़ जिले की बेड़च नदी, राजसमंद से निकलने वाली बनास नदी, चित्तौड़गढ़ जिले की कोठारी नदी, अजमेर जिले की खारी और डाई नदियों में जबरदस्त उफान आने पर ही बीसलपुर बांध में पानी पहुंचता है। जैसा सभी को विदित है कि इस समय बीसलपुर में जो त्रिवेणी नदी से जहाँ से पानी आता है, तो नदी से पानी नहीं मिल पा रहा है बीसलपुर को, तो करीब 310 मीटर का उसका लेवल चल रहा है। और अगर वहाँ बरसात नहीं होती है या कम होती है तो इस पानी को हम नवंबर तक ही सप्लाई कर पाएंगे। तो यदि बरसात होती है, पानी आता है जब, तो आगे उस हिसाब से प्लान करेंगे, नहीं तो फिर इस पर ये उच्च स्तर पर निर्णय करवाएंगे कि इसमें पानी की कटौती की जाए या अल्टरनेट दे दिया जाए, जो भी है इस पर निर्णय करवाएंगे। बीसलपुर बांध की पानी की आवक के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 85% पानी की आवक अगस्त और सितंबर महीने में होती रही है। इसके लिए पहले कैचमेंट एरिया पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है, लेकिन इस बार बांध का कैचमेंट एरिया ही रिचार्ज नहीं हो पाया। ऐसे में बांध में पानी पहुंचने की उम्मीद भगवान भरोसे ही रह गई। जलदाय विभाग के इंजीनियर इसलिए परेशान है क्योंकि बीसलपुर बांध में मौजूदा जल स्तर के हिसाब से दिसंबर 2024 तक ही पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। बीसलपुर बांध में जल भराव की कुल क्षमता 38.5 टीएमसी है और अब बांध में करीब 13 टीएमसी पानी ही बचा है। एनजीटी के आदेशानुसार बांध में करीब 8 टीएमसी पानी
जलीय जंतु और पर्यावरण की दृष्टि से बचाना अनिवार्य है। यानी करीब 5 से 6 टीएमसी पानी से ही राजधानी जयपुर जिले की ग्रामीण और शहरी आबादी, अजमेर जिले, केकड़ी, दूदू, टोंक सहित दौसा जिले की आबादी को पेयजल सप्लाई करनी है। बांध में मौजूदा जल स्तर से सिर्फ दिसंबर तक की पानी सप्लाई किया जा सकता है। इन सभी जिलों को पेयजल आपूर्ति दिसंबर तक करने के लिए बांध से पानी सप्लाई की कटौती शुरू कर दी गई है। बांध से भीषण गर्मियों में जहां 560 MLD पानी प्रतिदिन जयपुर के लिए जा रहा था, उसमें अब कटौती करते हुए 500 MLD तक पहुंचा दिया गया है। 310.70 तो लेवल अभी कम है काफ़ी, और यदि यही लेवल रह जाता है तो फिर तो काफ़ी कुछ रिडक्शंस करने होंगे, कटौती करनी होगी पानी जयपुर में, अजमेर में, सभी लेवल्स पे कटौती करनी होगी। उसके लिए मीटिंग होनी है। बेसिकली 2 फ्रंट पे प्रयास होंगे। पहला तो है कि बीसलपुर से हमारे को जितना पानी ले रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, उसको हमें कम करना होगा, और हमारे जो लोकल सोर्सेज हैं, ट्यूबवेल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करके जो एग्जिस्टिंग है उनसे तो प्रोडक्शन लेना ही है। हो सकता है कुछ और ड्रिलिंग वगैरह भी करके पानी को ऑगमेंट करना पड़े। बीसलपुर बांध पर राजधानी सहित सभी जिलों की 70% से ज्यादा आबादी निर्भर है, और उतना पानी ना तो कंटिजेंसी प्लान में लाया जा सकता है और ना ही बीसलपुर बांध के मौजूदा जल स्तर से लाया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने गर्मियों से पहले ही पानी का संकट भरी सर्दियों में ही पसीने ला सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। झुंझुनू की खेतड़ी नगर पुलिस और डीएसटी नीमका थाना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई जो है खेतड़ी नगर थाना इलाके में की। एसआई विजय भड़िया के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर देवता ढानी बढ़ान के रास्ते पर पहुंचे, जहां मुर्गी फार्म के सामने एक दुकान में शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने वहां मौजूद देवेंद्र नाम के एक शख्स से जब लाइसेंस के बारे में पूछताछ की तो वहां रखी सभी शराब अवैध निकली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दुकान में रखी 26 पेटी देशी शराब, 7 पेटी बियर और 17 लीटर अंग्रेजी शराब जो है वो जब्त की है। साथ ही आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बाटा जाने वाली रोड पर एक व्यक्ति दुकान के अंदर अंग्रेजी शराब, बियर व देसी शराब अवैध रूप से बेच रहा है। इस पर मन एसआई विजय सिंह मैं जाब्ता ने मौके पर पहुंचकर जांच की, तो वहां पर दुकान के अंदर मिले व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम देवेंद्र कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति दानक निवासी मोहनपुर हरियाणा होना बताया। जिसने दुकान के अंदर शराब, अंग्रेजी शराब के बोतल आधे पवे सजाकर तथा नीचे कार्टून बियर के और देसी शराब के रखकर बेच रहा था, बेचने के लिए रखी हुई थी। व्यक्ति को लाइसेंस पूछा तो कहा लाइसेंस नहीं है। करौली से बड़ी खबर, हिंडौन सिटी में स्कूल बस ने टेम्पो को टक्कर मारी है। अनियंत्रित होकर के सड़क पर टेम्पो पलटा है। पलटने के बाद टेम्पो में आग जो है वो लग गई और धुआं भी उठने लगा। टेम्पो में सवार 8 शिक्षिकाएं घायल हो गई हैं। सभी घायल शिक्षिकाओं को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिल्कीपुरा में ड्यूटी पर ये सभी शिक्षिकाएं जा रही थी, तभी ये हादसा हो गया। हिंडौन के बयाना मार्ग पर नेहरू बीएड कॉलेज के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर हिंडौन सिटी में स्कूल बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। भारतीय वायुसेना जल्द ही अपने रक्षा बेड़े को और मजबूती देने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स में आने वाले इस क्रांतिकारी बदलाव की पूरी कहानी क्या है, समझिए इस रिपोर्ट में। क्रांतिकारी बदलाव की ओर भारतीय वायुसेना, दुश्मन के खिलाफ नए चक्रव्यूह की तैयारी। वायुसेना को जल्द मिलेंगी 200 स्वदेशी मिसाइल। ये नए भारत की नई वायुसेना है जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिन ब दिन खुद को और मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में MK-1 मिसाइल के लिए भारतीय वायुसेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL को मंजूरी दे दी है।
जिसके चलते अब जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के रक्षा बेड़े में 200 अस्त्र मिसाइलें शामिल हो जाएंगी। ये मिसाइल हवा से ही दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में डीआरडीओ की बड़ी भूमिका है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस परियोजना को 2022 से 2023 में मंजूरी दी थी। सभी परीक्षण और विकास कार्य पूरा होने के बाद अब इन मिसाइलों के प्रोडक्शन को भी मंजूरी दे दी गई है। अस्त्र मिसाइल को रूसी मूल के सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान दोनों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना मिसाइलों के लिए कई स्वदेशी परियोजनाओं में मदद कर रही है। ऐसी 3 से 4 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। इनमें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। देश के कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। उत्तराखंड में तो कई नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं, तो महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी में आए सैलाब की वजह से घाट और शहर पानी में डूब गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, मनाली से मुंबई तक आसमान से बरसी मुसीबत। कहीं फटे बादल, कहीं पानी की मनमानी ने बढ़ाई परेशानी। मॉनसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर तरफ मौसम की चौतरफा मार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। यानी साफ है कि अभी आसमानी आफत से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र में भी इन दिनों मुसीबत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे भागती दौड़ती मुंबई की रफ्तार थम गई। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पुणे में भी बादल जमकर बरसे, जिसके बाद पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया। पुणे के सिंहगढ़ इलाके में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। वहीं भारी बारिश के बाद पुणे के विट्ठल मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया। मंदिर का गेट पूरी तरह से पानी में डूब गया। एक शोरूम में भी बारिश के पानी ने जमकर कहर मचाया। भारी बारिश के बाद शोरूम में घुटनों तक पानी भर गया और वहां रखा सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो गया। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। मंदिर, मकान और दुकान पानी में डूब गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। वडोदरा में आसमानी मुसीबत से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद वहां नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई गांव के लोगों को अलर्ट जारी किया है। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़क और खेत सब पानी में डूब गए। भरूच में तो बारिश से इससे भी बुरे हालात देखने को मिले। भीषण बारिश के बाद सूरत से अलंकेश्वर जाने वाला हाईवे पूरी तरह बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया। हालात इतने बदतर हो गए कि लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव को पार करते दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर इतना पानी भर गया कि सड़क को देख पाना मुश्किल हो गया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियां नदी के बीच चल रही हों। सूरत में भी जलभराव की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बालेश्वर गांव में भी हर तरफ पानी जमा हो गया। सड़कें, घर और गलियां सब पानी में डूब गए। ऐसे ही हालात चिखली गांव में भी दिखाई दिए। पहाड़ों पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है। वहां बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के साथ साथ उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं। उत्तरकाशी में इन दिनों नदी नाले लोगों को डरा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को कहीं जाने के लिए इन नदियों को पार करना पड़ता है। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में थोड़ी भी लापरवाही इन लोगों पर भारी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आसमान से आई मुसीबत ने जमकर कहर बरपाया। वहां बादल फटने से बाढ़ आ गई।
जिसके बाद उस इलाके में हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आईं। अचानक आए सैलाब की वजह से कई रास्ते बह गए तो कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल पूरे देश में आईओसी सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पेरिस ओलंपिक्स में 2 कांस्य पदक जीत चुकी मनु भाकर और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके स्वप्निल कुसाले को सम्मानित किया। इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि मनु भाकर की उपलब्धियां हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। She became the first Indian to win 2 medals in a single Olympics. Manu, every Indian feels inspired and every girl in India feels empowered by your achievements. तो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, मनु भाकर और स्वप्निल कुसाले का सम्मान किया गया। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट 13 का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, एक पेड़ लगाना एक बहुत ही नेक काम है, क्योंकि ये केवल उसी पीढ़ी को नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाता है। ये एक नेक कार्य है और इसलिए प्रोजेक्ट 13 एक अविश्वसनीय विचार है। मुझे लगता है कि हम सभी को इसे पूरी ऊर्जा के साथ समर्थन करना चाहिए। I think I would be stating the obvious by saying that planting a tree, it's such a noble cause because it feeds generations, not just the generation that planted. And it's a noble cause, and therefore this project One Tree is an incredible idea, and I think all of us should support that with full zest. और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग। नमस्कार।